काल के हम लोग वीडियो नंबर आपका हम लोग देख रहे थे सेकंड पे, और इस वीडियो पे हम थर्ड वीडियो पे जिस पर हम लोग देसी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो हम लोग मौर्योत्तर काल पढ़ने के लिए इसको दो भागों में बांटा था, सही समझने के हिसाब से कि हमारा सवाल सही हो जाए, कॉन्सेप्ट बन जाए। एक विदेशी राज्य जो है स्थापित हुए, एक जो भी देसी राज्य देखेंगे। तो विदेशी राज्य में हम लोगों ने जब यहाँ पर देखा तो सबसे पहले देखो भाई हिंद यवन, उसके बाद शक के बाद हम लोगों ने देखा पहलव, उसके बाद देखा कुषाण। और जब देसी राज्य देखेंगे तो हम लोग इसको मौर्य के बाद, क्योंकि मौर्योत्तर है तो पहले शुंग वंश आएगा, उसके बाद कर्ण वंश आएगा और उसके बाद फिर सातवाहन वंश रहेगा। तो हमारा आज का वीडियो इस पोर्शन पर है, हम लोग इसको देखेंगे। हम लोगों ने कहा था हिंद यवन में एक शासक के बारे में पढ़ना था, उसका नाम था मीनांदर। शक में रुद्रदामन, ये हम लोग समझ चुके हैं। और पहलव में हम लोगों को कोई नहीं पढ़े। कुषाण में देखो भाई कनिष्क, तो कनिष्क को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। तो देखिए पिछले वीडियो में एक दो पॉइंट थे जो मुझसे मिस हो गए थे, तो उसको एक बार देख लीजिए कनिष्क के बारे में। तो कनिष्क के बारे में, कनिष्क का जो राज्यारोहण है, नहीं जो कनिष्क जब गद्दी में बैठता है वो 78 AD में गद्दी में बैठा था। इसको शक संवत कहा जाता है। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट है, आपसे कभी भी एग्जाम पूछ सकता है कि शक संवत कब का है, तो 78 AD का। शक संवत से किसका संबंध है? कनिष्क का। शकों को पूर्ण रूप से इसने खत्म किया था, लेकिन शक अभी और आगे चले हैं, लेकिन तब इसको शक संवत माना गया। तो ये चीजें हो जाएगा। तो जब इसका राज्यारोहण हुआ तो राज्यारोहण के 3 वर्ष बाद 81 AD में इसने मथुरा कला शैली में देखिए, ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी थी। महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनी और उस मूर्ति को ये सारनाथ लेके आया था, क्योंकि सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया, धम्मचक्र प्रवर्तन। तो 81 AD में मथुरा कला शैली से मथुरा में बनने वाली मूर्ति को ये सारनाथ लाके स्थापित करता है। तो इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, एक बार देख लीजिएगा। इन सब के अलावा जब हम लोगों ने कहा था ये पहला अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण करता है, तो अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य में माना गया है कि इसने चीन से युद्ध किया था और चीन के सेनापति का नाम था पांचाओ। तो ये देखिएगा, तो इसके बारे में भी पूछा गया है। तो चीन के से युद्ध हुआ था, ये मैं चूंकि कल मिस हो गया था मुझसे, इतना बड़ा टॉपिक है। हाउ हांसू मैंने एक ग्रंथ बताया था, इसी ग्रंथ में वर्णन है कि इसने जो है चीनी सेनापति पांचाओ या पांचाऊ कुछ भी लिखा मिल जाए से इसका युद्ध हुआ। उसमें प्रारंभ में जो है बताया गया था कि इसकी हार होती है, बाद में कहा गया इसकी विजय हुई। फिलहाल वो विवाद का विषय है, तो आपसे मतलब नहीं है। तो चीन के सेनापति का नाम था पांचाओ या पांचाऊ। और 81 AD में ये मथुरा कला शैली से बनने वाले महात्मा बुद्ध की मूर्ति को सारनाथ में स्थापित करता है। तो ये एक दो फैक्ट थे जो कल मिस हो गए थे, उसको आप लोग देख लीजिएगा और अपने नोट्स में इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये सारा सवाल अब कनिष्क में कुछ सवाल बचेगा नहीं आपके इससे, क्योंकि मैंने इसको अपने ऑफलाइन वाले क्लास में पढ़ाया था, तो ये चीज़ मेरे दिमाग में थी, फिर मिस हो गया था, तभी मैंने देखा तो ये पढ़ाई गई थी। आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो देसी साम्राज्य, आइए। तो देसी राज्य देखिए भाई, पहला शुंग वंश। तो शुंग वंश के बारे में देखिए भाई, तो शुंग वंश का पहला शासक का नाम है पुष्यमित्र शुंग, एकदम इम्पोर्टेंट। उसके बाद अगला है अग्निमित्र, फिर वसुमित्र, फिर सुज्येष्ठ, उसके बाद सुमित्र, वज्रमित्र, डैश करके इस तरह भागभद्र, भागवत, और अंतिम शासक का नाम रहेगा देवभूति। ये देखें, तो अगर हम लोग इस तरह देखें तो शुंग वंश में पुष्यमित्र, शुंग, अग्निमित्र, वसुमित्र, सुज्येष्ठ, सुमित्र, वज्रमित्र, फिर बीच में और गए देखो 1 2 3 4 5 6, बाकी बीच में 2 है। ये 9वां शासक है भागभद्र, फिर भागवत, उसके बाद फिर कौन है? देवभूति। तो आइए हम देखते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केवल इसलिए देखिए पुष्यमित्र शुंग था, ये ब्राह्मण था, उज्जैन में ये सेनापति था मौर्यों का। और कहा गया कि इसी ये ब्राह्मण जाति का था, और इसीलिए जब इसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या की तो हरिप्रसाद जी ने, शास्त्री ने कहा ये ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया थे।
तो इस तरह हम लोग देखें तो उज्जैन में सेनापति था और इसी ने ही बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो शुंग वंश की नींव कौन डाला है? पुष्यमित्र शुंग, इसलिए कहते हैं शुंग वंश का संस्थापक था। देखिए भाई, इसको शुंग वंश का संस्थापक कहा जाता है। इसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली। ये उज्जैन में था। क्योंकि सेनापति था इसलिए जो इसकी अभी हम लोग उपाधि देखेंगे, इसकी उपाधि सेनानी थी। सेनानी उपाधि था। इसकी उपाधि दधि अज्जी, मतलब शीघ्र वृद्धि करने वाला। ये पहले एक सिंपल सेनापति था, सैनिक था। सैनिक से बना सेनापति, सेनापति से बन गया ये आपका राजा। इसलिए इसको शीघ्र वृद्धि करने वाला बताया क्या है, कहा गया है। तो ये पूछ सकता है कि सेनानी किसकी उपाधि थी? तो पुष्यमित्र शुंग की। दधि अज्जी किसकी उपाधि मिली है? तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा गया है। इसके बारे में देखिए हमको दो जानकारी। एक इसका एक राज्यपाल है अयोध्या का, धनदेव। तो धनदेव, इसके एक राज्यपाल का नाम धनदेव का अयोध्या अभिलेख। और प्लस हरिवंश पुराण। देखो भाई, एक ये पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, इसमें जानकारी मिली है। ये पुष्यमित्र शुंग था, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और एक राजसूय यज्ञ किया था। तो इस तरह से इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, एक राजसूय यज्ञ किया। जब ये यज्ञ हुआ, राजसूय यज्ञ हुआ, तो इसका जो पुरोहित थे, जो मुख्य पुरोहित थे, देखिएगा भाई, वो पतंजलि थे। तो पतंजलि ने किताब लिखी है महाभास। पतंजलि ने किताब लिखी है, देखिए भाई, महाभास। यह व्याकरण का ग्रंथ है। और ये जो महाभास ग्रंथ है, देखिएगा, ये पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका है। तो पाणिनि जो कि महापद्मनंद का समकालीन थे, तो उनके ऊपर कमेंट थी महाभास, इसने पतंजलि ले लिखा। इसीलिए जो पतंजलि की महाभास है ये भी व्याकरण किताब है, और पाणिनि का अष्टाध्यायी ये भी व्याकरण किताब, ये महापद्मनंद के समकालिक थे, और ये देखो पुष्यमित्र शुंग के समकालिक है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो पतंजलि जो इनके मुख्य पुरोहित थे, तो पूछा सकता है। और कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग के समय में ही मनुस्मृति का संकलन हुआ। तो मनुस्मृति जो हम लोग देखते, इसका संकलन शुंग वंश में हुआ था और पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ था। पुष्यमित्र शुंग से जुड़े हुए कोई सवाल पूछ सकता है। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। इसकी क्या उपाधि थी भाई? सेनानी और दधि अज्जी। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय किया था। तो राजसूय किसने कराया था? पतंजलि इसके मुख्य पुरोहित थे। किताब क्या लिखी? महाभास। कौन सा ग्रंथ है भाई? ये व्याकरण ग्रंथ है। किस पर कमेंट है? पाणिनि के अष्टाध्यायी पर। इन्होंने जो है मनुस्मृति पे क्या लिखा है? मनुस्मृति का संकलन किसके समय होता है? पुष्यमित्र शुंग के समय होता है। पुष्यमित्र शुंग से ये जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसको आप लोग तैयार रखिएगा, ये सवाल आपके कोई भी सवाल यहाँ से आ सकते हैं। अब देखिए, कहा गया कि पुष्यमित्र शुंग का समय था, तो यहाँ पर यवनों का आक्रमण हुआ है। तो इसके समय में यवनों का आक्रमण हुआ था, तो उसकी जानकारी इस पतंजलि के महाभास और गार्गी संहिता में है। गार्गी संहिता एक ज्योतिष का ग्रंथ है, किंतु उसमें भी यवनों के आक्रमण की जानकारी इसमें कहा गया कि जो यवन थे वो चित्तौड़ के बगल में माध्यमिका नगरी और अयोध्या के बगल में जो है आपका साकेत, यहाँ तक यवन बढ़ाए थे। और इनके समय यवनों का एक आक्रमण और होता है, उस यवनों के आक्रमण को रोकता है अग्निमित्र का जो है पुत्र, यानी पुष्यमित्र शुंग का जो है पौत्र वसुमित्र, जिस सिंधु नदी के तट पर उसने यवनों को हराया था। तो ये कुछ बेसिक चीजें पूछ सकती हैं, तो आप जानते रहिएगा यवनों का आक्रमण किस समय होता है। और इस यवन के आक्रमण की जानकारी हमको जो मिलती है भाई, देखिए, वो गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। नोट कर लीजिएगा, गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। और आपको पतंजलि के महाभास से इसकी जानकारी मिलती। कहाँ का कोई मतलब नहीं, कहाँ तक यवन आ गए कोई मतलब नहीं। अगला शासक देखो भाई, अग्निमित्र आता है। बनाई थी विदिशा को इसने राजधानी बनाई अग्निमित्र ने। और काली दास की एक रचना है मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। तो उसमें जो उसका नायक अग्निमित्र है वो यही है। बस आपसे कुछ नहीं, इसने विदिशा राजधानी बनाई। वसुमित्र के बारे में कोई जानकारी नहीं, इनके बारे में कुछ नहीं। भागभद्र में आते हैं। 9वां शासक भागभद्र है। तो 9वां शासक जो भागभद्र है, देखिएगा, इसके समय मैंने बताया था हेलियोडोरस आया है, ये पढ़ चुके हैं आप लोग। हेलियोडोरस आता है, इसको भेजता है एंटियालकिड्स।
ये एंटियाल्किड्स भी जानते हो आप, यूक्रिडाइडीज वंश का था, सब पढ़ चुके हो आप लोग। हेलोडोरस जब आएगा तो बिदिशा या बेस नगर में एक गरुड़ स्तंभ बनवाएगा, बिदिशा बेस नगर में गरुड़ स्तंभ बनवाता है। तो ये पूछा जाता है कि हेलियोडोरस किसके दरबार में आया था? भागभद्र। किस वंश का था? शुंग वंश का। कौन शासक था? 9वां। कहाँ पर हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ बनवाया था? बिदिशा या बेस नगर में। क्या लिखा? कोई बात 3 शब्द लिखवाता है, कोई उससे मतलब नहीं, ठीक, वो सब आप परेशान ना होइएगा, वो सब ऑप्शनल चीजें हैं। अंतिम शासक देवभूति है। इसकी हत्या जो है वासुदेव नामक व्यक्ति करेगा, और इस वासुदेव ने एक नया वंश चला दिया, कौरव वंश, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट। तो इसमें केवल आपको पुष्यमित्र शुंग पढ़ना है बस। अब देखिए, और कुछ नहीं पढ़ना। तो आइए देखते हुए, इसमें केवल पुष्यमित्र शुंग के बारे के अलावा कुछ नहीं, बहुत होगा तो भागवत। अब पुष्यमित्र शुंग के बारे में कुछ बातें हैं, 1-2 लाइनें और देख लो। पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा गया तो 2 ग्रंथ हैं, एक दिव्य अवदान, दूसरा आर मंजूश्री मूलकल्प। ये सब बौद्ध ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध विरोधी कहा गया है। कहा गया है कि अशोक ने जो 84,000 स्तूप बनवाए थे, उन 84,000 स्तूपों को इसी पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट कर दिया था। इसको बहुत बड़ा बौद्ध विरोधी कहा गया है। तो दिव्य अवदान और आर मंजूश्री में पुष्यमित्र शुंग को बहुत बड़ा बौद्ध विरोधी कहा गया है। और कहा गया था कि अशोक ने जो है, जो बौद्ध 84,000 स्तूप बनवाए थे, उनको इसी ने ही नष्ट कर दिया था। किंतु ये बातें सही इसलिए प्रतीत नहीं होती कि पुष्यमित्र शुंग ने खुद एक, देखिए भाई, पुष्यमित्र शुंग ने 2 बातें, एक तो एक सांची का स्तूप है, आगे आप लोग पढ़ेंगे, मैं इसी में पढ़ाऊंगा। अब सांची का स्तूप है, तो उसकी सांची के स्तूप की 4 दीवारी जो है वो लकड़ी की बनी थी, तो खराब हो गई थी, इसने पत्थर की बनाया था। एक तो इसलिए कि जब इस सांची के स्तूप में ये 4 दीवारी को लकड़ी से, पत्थर से बनवा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के प्रति आस्था प्रकट कर रहा है, या कम से कम उसका सम्मान कर रहा है। और दूसरा एक बहुत बड़ा स्तूप है भारुहुत स्तूप, वो भारुहुत स्तूप को खुद पुष्यमित्र शुंग ने ही बनवाया था। तो बताओ, एक तो खुद स्तूप बनवा रहा है, और सबसे अशोक के समय बनने वाले सांची स्तूप का वो ये देखो बाउंड्री 4 दीवारी को भी सही कर रहा है। इसलिए उनका ये स्टेटमेंट सही प्रतीत नहीं होता, पर आप पढ़ने के लिए कभी आ जाए। इसलिए पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध विरोधी कहा गया है। ये ब्राह्मण धर्म का रक्षक था, ये ब्राह्मण धर्म का रक्षक है, ब्राह्मण धर्म को बहुत सम्मान धर्म का रक्षक है। लेकिन जो है, इस पर हम लोग देखें तो इसको बौद्ध विरोधी कहा जाता है। तो ये पुष्यमित्र शुंग में ये 4-5 सवाल कभी पूछ सकता है। इसकी उपाधि कहाँ का था, किसने हत्या की थी, संस्थापक कौन है, मनुस्मृति का संकलन किस युग में हुआ, शुंग काल में, किसके समय? पुष्यमित्र शुंग के समय में। यौनों का आक्रमण होता है, पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के। कोई भी सवाल जो आप देख रहे हो, ये बृहद स्तूप का निर्माण करने का श्रेय किसे मिलता है? पुष्यमित्र शुंग को। सांची के स्तूप का पुनर्निर्माण, वो 4 दीवारी को आपका कास्ट की जगह पर, लकड़ी की जगह पर पत्थर किसने बनवाया? पुष्यमित्र शुंग ने। कोई सवाल है, आप उसका जवाब दे लीजिएगा। सारा सवाल केवल इसी स्टेटमेंट में रहेगा, कहीं कोई सवाल से बाहर नहीं रहेगा। ये हो जाएगा। देखिए भाई, शुंग वंश छोटा टॉपिक है बहुत, एक ही पर्सनालिटी पर पूरा बेस है, इसलिए आपको वही पढ़ना है। बाकी सब नाम है, उससे कोई मतलब नहीं आपको। क्योंकि शुंग वंश के बाद अगला वंश आ रहा है कर्ण वंश। देखिए भाई, तो शुंग वंश हो गया, अगला वंश है कर्ण वंश, फिर सातवाहन वंश। तो कर्ण वंश में देख लो, कुछ नहीं पढ़ा जाता है। इस कर्ण वंश का जो संस्थापक है, जो इसका संस्थापक है, वासुदेव था। अगला शासक आता है सुशर्मन, भूमिदेव, उसके बाद नारायण। इस नारायण की हत्या करता है सिमुक, और सिमुक ने एक वंश बना दिया सातवाहन वंश। तो कर्ण वंश का संस्थापक कौन? वासुदेव। बाकी किसी के बारे में एक लाइन नहीं पढ़ना, बस कर्ण वंश के 4 शासक है, वासुदेव, सुशर्मन, भूमिदेव और नारायण। अंत नारायण की हत्या सिमुक करके सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। अगला वंश आ जाएगा सातवाहन। एक लाइन नहीं पढ़ना इनके बारे में। तो इनके बारे में वही, जैसे हम लोगों ने तक्षशिला के शक देखा था मथुरा के, तो वैसे हम लोग इसको देखते बीच में इसे पढ़ा जाता है। और भाई यहाँ देखते सातवाहन में, तो सातवाहन में सबसे पहले सिमुक, फिर कृष्ण, फिर सातकर्णी, फर्स्ट
हाल गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, शिवश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, अंत में पुलमावी थर्ड। तो सातवाहन में पहले सिमुख, फिर कृष्ण, फिर सातकर्णी फर्स्ट, फिर हाल, फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी, फिर वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, फिर शिवश्री सातकर्णी, फिर यज्ञश्री सातकर्णी, उसके बाद फिर पुलमावी। इनमें आपके एग्जाम के हिसाब से ये इसमें इतने पढ़ने हैं, इनमें दो दो लाइनें, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आपका 80% सवाल तो बनेगा गौतमी पुत्र सातकर्णी से। तो हम पढ़ेंगे सारा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग सातवाहन वंश के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, तो सातवाहन वंश का देखिए, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख था। सिमुख, तो एक तो यही पूछ सकता है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है। तो संस्थापक भाई हो गए सिमुख। तो सिमुख ने एक काम किया, इसने सातवाहन वंश की जो राजधानी बनाई थी वो श्रीकाकुलम थी, या कहीं कहीं पर श्रीकुलम भी लिखा मिलता है, चाहे दो मिल जाए। तो सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी पूछा है। वैसे सातवाहनों की राजधानी रही है प्रतिष्ठानपुर, लेकिन सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी पूछी जाए तो श्रीकाकुलम या श्रीकुलम हो जाएगी। ये इसका संस्थापक है, कोई खासियत नहीं। अगला राजा आएगा कृष्ण, कोई जानकारी नहीं। अगला आएगा सातकर्णी फर्स्ट, सातकर्णी प्रथम, बहुत जानकारी है, इसको देखते हैं। सातकर्णी फर्स्ट को सबसे पहली बात देखिए भाई, इसी को ही सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो आज के बाद अगर सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक शब्द पूछे तो हो जाएगा सातकर्णी फर्स्ट। सातकर्णी फर्स्ट को सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कहा गया था कि इसके ऊपर, सातक के ऊपर आपका कलिंग नरेश खारवेल ने अटैक किया। खारवेल ने हमला किया, इसने कलिंग नरेश खारवेल ने इस पर हमला किया और इसने उसे पराजित किया। बहुत बड़ी बात है, खारवेल ने त्रिसंकटम को हराया था, चोल चेरपान को इसने जो है हरा दिया था खारवेल को, इसने उसे पराजित किया, मतलब इसने खारवेल को पराजित किया। इसलिए उसने साम्राज्य को, नवोदित साम्राज्य की रक्षा की, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। सातकर्णी फर्स्ट के बारे में अब देखो भाई, सातकर्णी फर्स्ट के बारे में हमको और जानकारी क्या मिलती है। सातकर्णी फर्स्ट के बारे में, जो सातकर्णी फर्स्ट है, इसकी पत्नी जो थी वो अमी वंश की थी, अमी या अगी वंश की। उसका नाम था नागारिका, कहीं कहीं पर नैनिका भी लिखा मिलता है। तो इसने एक अभिलेख खुलवाया, नाना घाट का अभिलेख। देखो भाई, तो सातकर्णी फर्स्ट की जो शादी हुई थी वो अमी वंश की राजकुमारी नागारिका या नैनिका से हुई, और उसका नाना घाट अभिलेख है। और इस नाना घाट अभिलेख में भूमिदान की जानकारी है, खूब पूछा जाता है। भूमिदान की प्रथम उल्लेख, पहली बार भूमिदान का उल्लेख की जानकारी हमको सातकर्णी फर्स्ट की पत्नी नागारिका नैनिका के नाना घाट अभिलेख से मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पीसीएस के लिए बनता है कि भूमिदान का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है, नाना घाट अभिलेख में। भूमिदान का प्रथम उल्लेख, पहले जो भूमिदान तो बौद्धों को दान दिए गए थे, बौद्धों को भूमिदान में दी गए थे। इस तरह हम लोग देखें तो सातकर्णी फर्स्ट के पत्नी नागारिका या नैनिका के नाना घाट अभिलेख में हमको जो है भूमिदान के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं। तो ये प्रीलिम्स के लिए, चाहे यूपीएससी हो, एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। आप लोग इस पर खुद तैयारी, नाना घाट अभिलेख, यहाँ सवाल बनेगा, सीधा आएगा। अब देखिए भाई, सातकर्णी फर्स्ट के बारे में, इसकी कुछ उपाधि है।
क्या उपाधि है इसकी भाई? देखिए, एक ग्रंथ है, मैंने बताया था, पेरिप्लस ऑफ इरिथियम। इस ग्रंथ में इनको एल्डर सोरागोनस कहा गया है, एल्डर सेरागोनस। तो ये जानना है हमको। तो ये उपाधि इनकी हो जाएगी एल्डर सेरागोनस। तो एल्डर सेरागोनस किसकी उपाधि थी? सातकर्णी फर्स्ट की। कहाँ मिलती है? पेरिप्लस ऑफ इरिथियम से, जो अज्ञात नाविक की तरह लिखी गई किताब। इन सब के अलावा इसकी उपाधि और है, इसको दक्षिणाधिपति कहा गया है। इनकी उपाधि पश्चिमपति है, तो ध्यान रखिए। तो दक्षिणाधिपति या पश्चिमपति या एल्डर सोरागोना सब किसकी उपाधि हो जाएगी भाई? सातकर्णी फर्स्ट की। तो सातकर्णी फर्स्ट से यहाँ सवाल बन सकता है। अब सातकर्णी फर्स्ट के बारे में और देखिए भाई, इसका एक सिक्का मिला है, उस सिक्के के एक पृष्ठ पर, इस पृष्ठ पर घोड़ा बना है, और दूसरे पृष्ठ पर देखिएगा अप्रतिहत चक्र का एक चालक, ये लिखा हुआ है। इस घोड़े से अश्वमेध यज्ञ के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस तरह अगर हम लोग देखें तो सातकर्णी पूछा जाए के बाद किसके सिक्कों पर अप्रतिहत चक्र का एक चालक लिखा हुआ है? तो सातकर्णी। सातकर्णी फर्स्ट को भी कहा गया है कि 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ कराने का श्रेय इनको मिलता है। तो इसने भी अश्वमेध राजसूय यज्ञ दोनों कहा, जैसे कि पुष्पमिश्र ने कराया था। तो सातकर्णी फर्स्ट पर सवाल बन सकता है। सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक कौन? सातकर्णी फर्स्ट। कलिंग नरेश खारवेल को किसने हराया था? सातकर्णी फर्स्ट ने। भूमिदान के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? नाना घाटावली। किसका है? नागारिका नानिका। ये कौन, किस वंश की राजकुमारी थी? अमीय अगेय वंश की राजकुमारी। सातकर्णी फर्स्ट की उपाधि क्या है? पश्चिमपति, दक्षिणाधिपति, एल्डर सेरागोनस। इनके सिक्कों पर क्या लिखा मिला हुआ है? इनके सिक्कों पर एक तरफ घोड़ा, दूसरी तरफ अप्रतिहत चक्र का एक चालक। तो ये आपका सातकर्णी फर्स्ट के बारे में कोई सवाल आएगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। इसको अगर आप पढ़ लेंगे सब सवाल इसी के अंदर में रहेगा। चलिए भाई, ये हो जाएगा आपका सातकर्णी फर्स्ट। सब नोट डाउन करते रहिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। सारा सवाल जो आप पढ़ेंगे सब इसी के अंदर में रहे, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अपने लिए आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, इग्नू पढ़ते रहिए, बस हो गया, बाकी और कोई जरूरत नहीं। अगला देखते हैं भाई हाल। हाल अगला शासक आएगा। तो हाल के बारे में देखना ये है, हाल जो है इसका एक सेनापति था, उसका नाम था विजयानंद। तो हाल के सेनापति विजयानंद ने श्रीलंका की विजय की थी। तो इसलिए कभी अगर इस तरह का सवाल आज के बाद आ जाए, किस सातवाहन शासकों को श्रीलंका विजय का श्रेय दिया जाता है? तो हाल को। रियल विजय विजयानंद ने किया था। जब इससे श्रीलंका की विजय की तो वहीं श्रीलंका की देखो राजकुमारी थी, उनका नाम है मलयवती। किताबों में लीलावती भी लिखा मिलता है। तो इनकी शादी होती है हाल से। ये संस्कृत की प्रकांड विद्वान थी, हाल प्राकृत भाषा का था। हाल को संस्कृत नहीं आती थी, इसलिए दोनों को संवाद में समस्याएं थी। तो हाल ने संस्कृत सीखने के लिए एक बहुत विद्वान व्यक्ति को बुलाया, उसका नाम था सर्ववर्मन। ये संस्कृत का प्रकांड विद्वान था सर्ववर्मन, और इसने एक रचना लिखी कातंत्र। ये कातंत्र रचना थी हाल को व्याकरण सिखाने के लिए लिखी गई थी। तो सर्ववर्मन जो है संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। तो पूछा जा सकता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि एक राजा को किताब सिखाने के लिए एक ग्रंथ लिखा गया कातंत्र। तो उसको किसने लिखा? सर्ववर्मन ने। सर्ववर्मन किसके दरबार में हो गया? तो हाल के दरबार में। कौन सी किताब लिखा भाई? कातंत्र। किस भाषा में कातंत्र हो जाएगी? तो संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत सिखाने के लिए लिखा गया है। क्योंकि हाल के अंदर इससे एक विद्वता आ जाती है। हाल आगे चलकर हाल ने खुद एक किताब लिखी। देखिए भाई, इस हाल ने खुद किताब लिखी गाथा सप्तशती। तो हाल ने खुद गाथा सप्तशती लिखी और ये प्राकृत भाषा में लिखी। तो हाल ने जो किताब लिखी वो प्राकृत भाषा में और पैसाची शैली में लिखी। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो गाथा सप्तशती किताब किसने लिखी? हाल ने। किस भाषा में? प्राकृत। किस शैली में? पैसाची शैली। हाल के दरबार में कौन था? सर्ववर्मन। क्या किताब लिखा? कातंत्र ने। हाल के दरबार में एक विद्वान और था, उसका नाम था गुआड।
गुणाढ़, इसने किताब लिखी थी बृहत कथा कोश, बृहत कथा, ये देखिए। तो गुणाढ़ की रचना बृहत कथा है और ये प्राकृत भाषा में है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हाल के समय को जो पढ़ना है 3 किताबों के लिए, एक गाथा सप्तशती खुद हाल लिखता है प्राकृत भाषा में पैसाची शैली में, एक कातंत्र सरवर्मन ने लिखा संस्कृत में लिखा, एक बृहत कथा गुणाढ़ ने लिखा प्राकृत में लिखा। तो गुणाढ़ और सरवर्मन किसके दरबार में हो गए? तो हाल। तो ये सवाल पूछा जा सकता है। श्रीलंका विजय का श्रेय किसे मिलता है? तो हाल को। बस तो हाल में ये 3 सवाल बन सकते हैं। कौन सातवाहन शासक ने किताब लिखी? हाल। किताब का नाम था गाथा सप्तशती, किस भाषा में थी? प्राकृत। कौन शैली? पैसाची। इसके अलावा बृहत कथा गुणाढ़ और सरवर्मन किसके दरबार में थे? हाल। गुणाढ़ ने किताब लिखी बृहत कथा, सरवर्मन किताब लिखी कातंत्र। कातंत्र किस भाषा में है? बृहत कथा किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। तो ये सवाल आपसे हाल के बारे में पूछा जा सकता है, इसको देख लीजिएगा। अब इसके बाद ही हम लोग आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। देखिए भाई, इसकी माँ का नाम है गौतमी। सातवाहन शासक में सारे नाम उनके माँ से लगभग शुरू होते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलिमावी, यज्ञश्री सातकर्णी, शिवश्री सातकर्णी। तो देखो भाई, इनकी माँ का नाम है गौतमी है और गौतमी का एक अभिलेख है नासिक अभिलेख। इसी नासिक अभिलेख में जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में संपूर्ण जानकारी लगभग का स्रोत यही है, यही से मिलती है, नासिक अभिलेख से इसने क्या किया। आइए देखते हैं। तो गौतम पुत्र सातकर्णी के बारे में हम लोग अगर देखें, देखो भाई जो गौतम सातकर्णी का है, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। इसकी उपाधि पे बहुत सवाल आ रहा है। देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट उपाधि में देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। ये खुद को अद्भुत ब्राह्मण कहता था। सातवाहन ब्राह्मण थे, खुद को अद्भुत ब्राह्मण कहता था, खुद को एकमात्र ब्राह्मण कहता था। तो सीधा सवाल पूछेगा, कौन सातवाहन शासक खुद को एकमात्र ब्राह्मण कहता था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन खुद को अद्भुत ब्राह्मण कहता था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये वेदों का आश्रयदाता, खुद को वेदों का आश्रयदाता कहता था, खुद को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहता था कि मैं वर्ण व्यवस्था का रक्षक हूँ, मैं वर्ण व्यवस्था उसको हो पालन करूंगा, वेद को आश्रय दूंगा, वेद की बातों को मनवाऊंगा। इसे पूरे ब्राह्मण धर्म को स्थापित करना चाह रहा है। ये इसको द्विजावर कुल संवर्धन, द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 द्विज, को द्विज का अधिकार था जनेऊ धारण करने का, तो उनके कुल को बढ़ाने वाला का द्विजावर कुल संवर्धन कहा गया है। इसकी उपाधि, तो सारी उपाधियां इसी की हैं। इसने एक नगर बनाया था वेण कटक, ये नासिक के बगल में, इसलिए इनकी अपने आप को वेण कटक स्वामी कहता था। पेरिप्लस ऑफ एरेसियन सी में इसको पूर्वजन्मी सेरस कहा गया है। पूर्वजन्मी सेरस की उपाधि मिली है पेरिप्लस ऑफ एरेसियन सी में। सारी उपाधियां इसी की हैं। देखो, ये खुद को राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन का अवतार कहता था। ये पूछा जा सकता है, कौन सातवाहन शासक खुद को राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन का अवतार कहता था? तो गौतम पुत्र सातकर्णी। कौन खुद को पूर्वजन्मी सेरस आपका सेरस कहता था? कौन खुद को वेण कटक स्वामी कहता था? सारी उपाधियां इसी की देख लीजिएगा। इन सब के अलावा जरा हम लोग और देखें, इसकी उपाधि राज, महाराज, स्वामी, ये आपका वरण, चारु विक्रम, ये सारी उपाधियां वरण, चारु विक्रम, वरण, चारु विक्रम, सारी उपाधियां देखिए भाई किसकी? गौतम पुत्र। इन पर सवाल कभी भी एग्जाम में आ सकता है। इस पर एग्जाम याद रखिए, एकमात्र ब्राह्मण, अद्भुत ब्राह्मण, वर्ण व्यवस्था का रक्षक, राम, कृष्ण, अर्जुन का अवतार, कोई सवाल कहीं से पूछ सकता है। तो आप लोग गौतमी पुत्र सातकर्णी पर एकदम तैयार रहिए। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन पर कोई सवाल आ सकता है। अब देखिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सातवाहन शासक, एक सातवाहन शासक का नाम था नहपान, सॉरी शक शासक है,
शक शासक नहपान को हराया था। तो जब नहपान को इसने हराया तो एक तो नहपान के जो सिक्के थे वो जोगल थम्बी नामक स्थान में थे। जोगल थम्बी, यहाँ कुल 8000 सिक्के थे नहपान के, और इसने उन सिक्कों के एक तरफ नहपान का, दूसरी तरफ खुद का अंकन करवाया। इससे प्रकट होता है कि नहपान ने इसकी अधीनता स्वीकार की। सिक्के मूलतः थे नहपान के, पर दूसरे पृष्ठ पर इसने अपना अंकन करवा दिया, जिससे प्रकट होता है कि नहपान को इसने हराया। तो इस तरह से ये हो जाएगा। और यहीं पर नहपान को जब हराने के बाद नासिक के बौद्ध संघ को इसने अजकालकी नामक एक गांव दान में, क्षेत्र दान में दिया। तो एक अजकालकी नासिक के पास क्षेत्र, नहपान का नासिक क्षेत्र था, उसने हराया, और हराने के उपलक्ष्य में उसने बौद्ध संघ को अजकालकी क्षेत्र दान में दिया। तो अजकालकी क्षेत्र किसने दान में दिया था? गौतम बुद्ध शासकर ने। किसको दिया था? बौद्ध संघ को दिया था। अब जोगल थम्बी में कहा गया कि सातवाहनों के सिक्कों के ढेर हो गए। क्यों? क्योंकि भाई सातवाहनों का मेन राजा गौतम सतकर्णी, और उसके सिक्कों का ढेर कहाँ मिला है? यहाँ पर। इसी को सातवाहनों के सिक्कों का ढेर कह दिया गया। मूलतः वो शक शासक का था। तो ये गौतम सतकर्णी में कोई सवाल इससे पूछ सकता है, तैयार रखिएगा, ये सारा सवाल इस पे आ जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। अब देखिए भाई, अगला नाम आता है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। इनको पुलोमा भी कहा जाता था। तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के बारे में देखिएगा भाई। सबसे पहली बात, इन्होंने आंध्र का क्षेत्र जीता। यानी कि अभी तक जो सातवाहन से पहले ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में थे। तो ये जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, इनको जीतता कौन है? पुलमावी। इसलिए जब पुलमावी ने आंध्र का क्षेत्र जीत कर मिला लिया तो इसकी उपाधि हो गई आंध्र भोज, आंध्र राज, आंध्र सम्राट। तो आज के बाद कोई पूछे आंध्र भोज, आंध्र राज, आंध्र सम्राट, सब किसकी उपाधि थी? तो ये उपाधि थी भाई वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को, क्योंकि इसने आंध्र प्रदेश को जीता। तो ये पूछ सकता है सातवाहन साम्राज्य में आंध्र प्रदेश का क्षेत्र किसने मिलाया था? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने। दूसरा, इसने जो राजधानी बनाई, इंपॉर्टेंट है, वो पैठन या प्रतिष्ठानपुर बनाई। तो आज के बाद अगर सातवाहनों की राजधानी पूछा जाए तो आप अपना आंसर यही दीजिएगा। पहले से इसको राजधानी रूप इसने डेवलप किया था वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने, तो ये पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के बारे में कहा गया कि इसको, इसी वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को शक शासक रुद्रदामन ने 2 बार हराया था। रुद्रदामन से 2 बार हार गया था। उसके बावजूद भी रुद्रदामन ने इसका अंत नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसका छोटा भाई का नाम है शिव श्री सातकर्णी, और उसके साथ जो है रुद्रदामन की बेटी की शादी हुई थी। तो इस तरह से तो शक शासक रुद्रदामन ने इसको 2 बार हराया, किंतु वैवाहिक संबंध के कारण, भाई से इसके छोटे के कारण छोड़ दिया इसको। तो ये पूछा जाएगा। ये देखिए, ये जो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी है भाई, देखिए, तो ये इसके जो सिक्के हैं, उसके सिक्के पर ये नाव बनी है, और नाव में 2 पतवार लगी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 पतवार वाली नाव का अंकन किसके सिक्कों में है? तो कौन सा हो जाएगा? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पतवार वाली नाव का अंकन किसके सिक्कों में था? वशिष्ठ पुलमावी। और ये अभी तक का मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा। इन सब के अलावा अभी एक स्तूप बनेगा, अमरावती स्तूप। तो उस अमरावती तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के बाद देखिए हम लोग देखते हैं अगला नाम आएगा शिव श्री सातकर्णी। तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, बस यही मालूम था कि इसका जो वैवाहिक संबंध था वो रुद्रदामन के साथ था, बाकी कोई जानकारी नहीं। अगला देखिए नाम आएगा यज्ञश्री सातकर्णी। ये देखिए यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में जानकारी है क्या है? जो इसके सिक्के हैं, देखिए भाई, इसके सिक्कों में
नाव या जलयान का अंकन है। ध्यान रखिएगा, बहुत एक बेसिक सवाल पूछा जाता है। 2 पतवार वाला नाव का सिक्का पूछा जाए तो वशिष्ठ पुलमावी, और केवल नाव या जलयान पूछा जाए तो यक्षी सातकर्णी। ऐसा माना गया है कि इसकी समुद्री यात्रा, ये समुद्री यात्रा और समुद्री व्यापार पर बल देता था। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें, ऐसा कौन सातकर्णी शासक जो समुद्री यात्रा पर या समुद्री व्यापार पर बल देता था, उसका नाम रहेगा यक्षी सातकर्णी। किसके सिक्कों पर नाव या जलयान का अंकन है? यक्षी सातकर्णी। उसके बाद अगला नाम हमको मिलेगा पुलमावी III, ये अंतिम शासक है। इसके मरने के बाद सातवाहन साम्राज्य के बारे में कहा गया है कि जब इसकी मृत्यु हो गई तो जो सातवाहन साम्राज्य था, देखिए जो ये सातवाहन साम्राज्य जो महाराष्ट्र आंध्र तक पूरा फैला हुआ था, तो महाराष्ट्र वाले में जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, इस महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्र में खासकर आ जाएंगे। और ये जो नागपुर वाला क्षेत्र है, नागपुर वाला क्षेत्र देखिए भाई, तो नागपुर वाले क्षेत्र में इनके में वाकाटक वंश आएगा। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश है, देखिए आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में इक्ष्वाकु आएंगे। और फिर ये देखिए भाई कर्नाटक वाला क्षेत्र है, यानी कर्नाटक, कर्नाटक में जब हम लोग देखेंगे तो पहले कदम्ब, उसके बाद फिर हम लोग यहीं पर चुटू सातकर्णी एक नहीं, और उसके बाद फिर हम लोग यहीं पर कुंटर। ये जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, यहाँ पर पल्लव, और जहाँ पर ये वाला पूरा क्षेत्र था, यहाँ पर आगे चलकर गुप्त वंश का कॉन्सेप्ट आएगा हमारे सामने। तो इस तरह अगर हम लोग देखें तो आपका सातवाहन के अंत के बाद अलग अलग जगह पर क्षेत्रीय शक्तियाँ आ जाएंगी, ये हम आगे देखेंगे। ये आगे हम लोग पैरलर आता है इस वाकाटक नरेश के साथ की, जो है आपको वाकाटक नरेश जो है, अभी हम लोग प्रवर सेन सेकंड के साथ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की लड़की प्रभा गुप्ता की शादी होती है, तो हम लोग आगे जहाँ आएगा हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ये चीज़ें आगे हमको देखने को मिलेगी। अब देखिए भाई, मैंने कहा कि इस पूरे वंश में जो हम लोगों ने सातवाहन वंश पढ़ा है, तो देखिए भाई, तो सातवाहन वंश में कुछ बेसिक चीज़ें देखिए हम लोगों ने अभी तक देखा था। तो ये सातवाहन वंश है, इसकी कुछ खासियत है। देखिए, एक तो मातृ प्रधान है, ये मैंने बता चुका हूँ, माता के नाम शुरू होता है। दूसरा, इस सातवाहन वंश के बारे में सारी जानकारी हमको मत्स्य पुराण से मिलती है। इसको लिख लीजिएगा, शुरू में नोट कर लीजिएगा। मत्स्य पुराण में सातवाहन शासकों 30 में से 19 शासकों की चर्चा है। तो सातवाहन वंश की जानकारी किस पुराण से मिलेगी? तो मत्स्य पुराण से हो जाएगा। इन सातवाहनों का जो प्रतीक है वो स्तूप आपका चैत्य था, तो पूछ सकते हैं चैत्य इनका प्रतीक है सातवाहनों का। और सातवाहनों को जो है दक्षिण भारत में साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो ये बेसिक चीजें करने का श्रेय दिया जाता है भाई, ये कभी पूछे आप सही रखिएगा। इन सातवाहनों ने दक्षिण में एक साम्राज्य बनाया। जैसे दक्षिण में साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय किसको मिलता है भाई? तो यहाँ पर उत्तर में साम्राज्य बनाया था, मौर्यों ने बनाया था। वो ये कुछ सवाल बेसिक बनते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा वीडियो था, हम लोगों ने पूरा का पूरा शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, शुंग वंश में हमको उसमें शुंग पूरा पढ़ना, सातवाहनों में हमको सारे नामों में सातकर्णी फर्स्ट है, हाल है, इसके अलावा गौतमीपुत्र सातकर्णी है, वशिष्ठपुत्र पुलमावी है, और यक्षी सातकर्णी है। और ये कुछ बेसिक बातें हमको जाननी चाहिए ताकि हमारे सारे सवाल इससे सही हो जाए। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और देखिएगा, उसका सवाल हल करिएगा, सारे सवाल बहुत अच्छे से हो जाएंगे। धन्यवाद।